वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और उसमें भी हम बात करेंगे डी-एल्डर रिएक्शन की। ठीक, बेसिकली जो डी-एल्डर रिएक्शन है वो 4 पॉइंट में पढ़ी जाती है। ठीक है, 4 पॉइंट में पढ़ी जाती है। कौन कौन से में? एफएम अप्रोच, डाइन, डाइनोफाइल और रिजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, यदि एफएमओ की बात करें तो एफएमओ हमने किस में पार्ट 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। वो जो डाइन, डाइनोफाइल और रेडियो सिलेक्टिविटी है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब पार्ट 2 में हम इनके बारे में पता लगाएंगे कि डाइन कौन सी डाइन है वो रिएक्टिव होती है, कौन कौन सी डाइनोफाइल है और इनकी रेडियो सिलेक्टिविटी क्या होती है। स्टार्ट करते हैं हम डाइन से। तो हमें पता है कि डाइन क्या होता है। यदि कॉन्जुगेट डाइन की बात करें तो क्या होगा, कोई दो डबल बॉन्ड रहेंगे और वो एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड रहेंगे। इट कैन बी ओपन चेन और साइक्लिक और सब्स्टिट्यूटेड। मतलब जो डाइन है वो क्या हो सकती है, या तो ओपन चेन हो सकती है या साइक्लिक हो सकती है, सब्स्टिट्यूटेड और नॉन सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ डाइन की। तो बेसिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो डाइन है वो जो डी-एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है वो या तो होनी चाहिए कॉन्जुगेट डाइन होनी चाहिए या और फिर सिस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं ए से लेके एच तक कि कौन कौन सी डाइन है वो जो रिएक्टिव है और कौन सी रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो रिएक्टिव डाइन वो ही होगी जो या तो क्या होगी, कॉन्जुगेट डाइन होगी और प्लस में सिस फॉर्म में होगी। ठीक है, यदि ए की बात करें तो ए क्या है अपने पास, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट डाइन है। ठीक है, और ये क्या है, सिस फॉर्म में है। तो मतलब ये क्या होगा अपने, ये क्या है, रिएक्टिव होगी। बात करें बी की तो बी क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ट्रांस में है। ठीक है, और ये क्या है, एक रिजिड सिस्टम है, ट्रांस है और वो भी क्या है, एक रिजिड सिस्टम है। मतलब जो ये सिग्मा बॉन्ड है इसके थ्रू ये रोटेट नहीं कर सकता। ठीक है, रोटेट नहीं कर सकता। तो बी क्या होगा अपने पास, नॉन रिएक्टिव होगी या मतलब रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही बात करें सी की तो सी क्या है अपने पास, कॉन्जुगेट डाइन तो है लेकिन ये ट्रांसफॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म में है। लेकिन ये एक नॉन रिजिड सिस्टम है, नॉन रिजिड सिस्टम है। मतलब क्या होगा कि जो अपने पास ट्रांस डाइन है वो क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट होके कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ ऐसे रिएक्टेंट इस कन्फर्मेशन में चेंज हो जाएगा और ये क्या होगा, ये रिएक्टिव होगा। ये क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें डी की तो डी क्या है, एक साइक्लिक डाइन है और इसमें क्या होगा, एक सिस फॉर्म है और कॉन्जुगेट है। मतलब ये भी क्या होगी, एक रिएक्टिव डाइन। क्या है, रिएक्टिव डाइन। ई की बात करें तो ई क्या होगा कि ये ए में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि ये एक नॉन रिजिड सिस्टम है, नॉन रिजिड सिस्टम है। मतलब ये ई ए में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब ई भी रिएक्टिव डाइन है। बात करें एफ की तो एफ क्या है, सिस फॉर्म है, कॉन्जुगेट है, तो मतलब ये भी रिएक्टिव है। तो जी और एच में देखें तो ये क्या है, दोनों ही एक रिजिड सिस्टम है, रिजिड सिस्टम है। तो मतलब ये क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट नहीं कर सकता है और उसकी वजह से क्या होगा, ये नॉन रिएक्टिव होगा, मतलब रिएक्टिव नहीं होगा। ठीक है, रिएक्टिव नहीं होगा। ये बात कर ली हमने कि कौन सी डाइन रिएक्टिव है, कौन सी नहीं है। अब बात करते हैं हम एक स्पेशल केस की, जिसके अंदर क्या होता है कि जो एग्जाम होता है तो एग्जाम में क्या होता है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे दी रखी होती है। ठीक है, बट एक्चुअल में जो टर्सरी ब्यूटाइल है वो क्या है, एक बिग ग्रुप है और वो इसकी वजह से क्या होगा, एक स्टेरिक इफेक्ट होगा। तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली में सिस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करके ये किस में एग्जिस्ट करता है, ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिस फॉर्म कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या होगा, यदि एग्जाम में यदि हमें पूछा जाए कि ये डाइन रिएक्टिव है या नहीं है तो इसका मतलब ये डाइन रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में ये ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कभी भी सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो डाइन के हैं जो डी-एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो ये था अपने पास सिंपल एग्जांपल। फर्स्ट वन क्या है अपने पास, सिंपल एग्जांपल है डाइन जो कॉन्जुगेट है, सिस फॉर्म में है। ऐसे ही सेकंड है वो क्या है अपने पास, साइक्लिक है। ठीक है, अब थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या है अपने पास, दो टाइप की डाइन है। पहली डाइन कौन सी है, ये है। ठीक है, और दूसरी डाइन क्या है अपने पास, कुछ ये है। ठीक है, ऐसे यदि मैं फोर्थ में बात करूं तो फोर्थ में भी क्या है अपने पास, एक डाइन तो ये है और एक डाइन अपने पास ये है। ठीक है, अब हमें पता कौन कैसे चलेगा कि कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है और कहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, यही बात हम आगे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ऐसे फिफ्थ की बात करूँ तो फिफ्थ में क्या है, एक साइक्लिक है और एक नॉन साइक्लिक है। तो इनमें से कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, तो ये इसका पता हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पता करेंगे।
अब आगे मूव करते हैं और डाइनोफाइल की तरफ। तो उसमें क्या है कि जो डाइनोफाइल है वो क्या हो सकते हैं, एक तो सी डबल बॉन्ड सी वाले भी डाइनोफाइल हो सकते हैं, और एक हेट्रो वाले भी, हेट्रो और सी डबल बॉन्ड मतलब एन डबल बॉन्ड ओ वाले भी डाइनोफाइल की तरह काम कर सकते हैं डी ज़ेल्डर रिएक्शन में। ये साइक्लिक डाइनोफाइल है, और एक्चुअली में जो एल्काइन है वो भी डाइनोफाइल की तरह काम करते हैं किसमें, डी ज़ेल्डर रिएक्शन में। अब बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की। ये क्या है अपना लास्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है कि जब हम बोल रहे हैं कि ये हेट्रो एटम है, वो भी एक तरह से क्या हो सकते हैं, डाइनोफाइल हो सकते हैं। तो इस ग्रुप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये वाला ग्रुप है वो दोनों एस डबल बॉन्ड वो है, वो भी एक तरह से डाइनोफाइल का काम कर सकता है। और जो दूसरा डाइनोफाइल है वो कौन सा हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एस। कौन सा हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एस। मतलब यहाँ पे कौन कौन से, एस डबल बॉन्ड ओ भी हो सकता है, या अपने पास सी डबल बॉन्ड एस हो सकता है। तो अब ये ही पता लगाने बैठे हैं कि कौन सा डाइनोफाइल मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की, डाइन और डाइनोफाइल की। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो होमो ऑफ डाइन है वो लूमो ऑफ डाइनोफाइल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है अपने पास, ये क्या है अपने पास, डाइनोफाइल है ना। और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है डाइन है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, डाइन है। हमने बोला था कि होमो इज इंटरेक्टिंग विद द लूमो ऑफ डाइनोफाइल, ठीक है। होमो ऑफ डाइन इज इंटरेक्टिंग विद द लूमो ऑफ डाइनोफाइल। अब किसी किसी को डाउट आया होगा कि वाई होमो ऑफ डाइनोफाइल इज नॉट इंटरेक्टिंग विद लूमो ऑफ डाइन। तो हम इसको क्या है, एक होमो लूमो एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। मतलब पहली बात हमें पता है कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग तभी पॉसिबल है जब होमो लूमो गैप क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यदि हम होमो ऑफ डाइन की बात करें और लूमो ऑफ डाइनोफाइल के होमो लूमो की बात करें, तो उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कितना है, E1 है, ठीक है। और ऐसे ही यदि हम होमो ऑफ डाइनोफाइल और लूमो ऑफ डाइन की बात करें तो उनके बीच में क्या है, एनर्जी गैप क्या है, ये है, ठीक है, E2 है। अब हमें पता है कि क्या है, E1 क्या है, लेस देन है E2 से, ठीक है। यदि होमो लूमो गैप कम होगा, क्या होगा, होमो लूमो गैप कम होगा तो क्या होगा, होमो लूमो गैप कम होगा तो क्या होगा, बेटर ओवरलैपिंग होगी, बेटर ओवरलैपिंग होगी। और बेटर ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो होमो ऑफ डाइन है वो लूमो ऑफ डाइनोफाइल के साथ रिएक्ट करता है, ना कि होमो ऑफ डाइनोफाइल लूमो ऑफ डाइन के साथ, ठीक है। ये हमने यहाँ से देख लिया कि रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा की, कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से का होमो नीचे होगा और कौन से का लूमो। तो हमने स्टार्ट किया इथाइलिन और ब्यूटाडाइन से। तो इथाइलिन और ब्यूटाडाइन में देखा कि जो डाइनोफाइल है ये कौन सा है अपना, डाइनोफाइल है, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, डाइन है, ठीक है। तो यदि डाइन के होमो की बात करें तो ये क्या है अपने पास, डाइन का होमो है, और ये अपने पास क्या है, डाइनोफाइल का लूमो है, ठीक है। और उनके बीच में एनर्जी गैप कितना है, ये वाला गैप एनर्जी गैप है, ठीक है, जिसको हम E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। यदि हम डाइनोफाइल में जो CHO ग्रुप अटैच कर दें, क्या कर दें, CHO ग्रुप अटैच कर दें, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा गया तो उसमें क्या है, जो लूमो है वो अब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था। तो यदि CHO के इफेक्ट से क्या होगा, जो होमोलूमो गैप है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब E2 हो गया। तो E2 क्या है अपना, लेस देन है E1 से, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि जो E2 में है, होमोलूमो ओवरलैपिंग की बात करें, होमोलूमो ओवरलैपिंग की बात करें तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसमें, E2 में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, यदि मैं डाइनोफाइल में यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करूं तो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं हम किसकी, डाइन की। तो डाइन हम यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूटेड डाइन लेते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड डाइन लेते हैं। हमारा पहले होमो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, जो किसका है, इथाइलिन का, किसका कर रहा है, इथाइलिन का। लेकिन यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, तो उसमें देखा गया
कि जो होमो है वो अब राइज करके यहाँ पे कहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। और अपने पास लूमो कहाँ पे था, लूमो अपने पास यहाँ था, ठीक है, ये अपना लूमो था। तो अब देखें तो एनर्जी गैप क्या हो गया, इन सब्स्टिट्यूट वाले ग्रुप में क्या हो गया अपने पास, होमो लूमो गैप, होमो लूमो गैप क्या हो गया, डिक्रीज हो गया इसके कंपैरिजन में, किसके, नॉर्मल के कंपैरिजन में। मतलब क्या देखा कि यदि हम डाइन में, यदि डाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं तो वो क्या होगा अपने पास, मोर रिएक्टिव होगा, मतलब होमो लूमो गैप कम होगा, और होमो लूमो गैप कम होगा तो मोर रिएक्टिव होगा। ये बात हमने देख ली, ठीक है। मतलब कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि स्मॉलर द होमो लूमो गैप, बेटर ओवरलैपिंग एंड मोर रिएक्टिव, ठीक है। अब हमने देखा कि जो डाइन है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करने से क्या होगा, वो मोर रिएक्टिव होगा, और जो डाइनोफाइल था उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने से क्या होगा, वो मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को दिखा रखा है। ना इसमें कोई माइनस आई अप्लाई किया है, ना कोई प्लस आई, ना कोई प्लस एम, कोई माइनस एम, ये बात की हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो हमने देखा कि जो O माइनस है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। यदि इस सीरीज के अकॉर्डिंग यदि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो कैसे होगा, तो यदि हम ए की बात करें तो ए हमारा कहाँ लाई कर रहा है, OMe ग्रुप, OMe हमारा ग्रुप लाई कर रहा है कुछ यहाँ पे, ठीक है। बी की बात करें तो बी क्या है अपना, कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। NH की बात करें तो NH अपना क्या है, कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है। और सी डबल बॉन्ड और CH3 की बात करें तो ये कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, और जो CH3 है वो क्या करेगा, कुछ यहाँ पे लाई करेगा हाइड्रोजन से पहले। और जो क्लोरीन है यहाँ पे, ये क्या है अपने पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मतलब ये तो क्या है, सबसे लीस्ट होगा, क्योंकि डाइन में हमने देखा, डाइन में क्या देखा हमने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, जबकि क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्लोरीन, ठीक है। तो इसका मतलब ये सबसे लीस्ट हो गया, क्या हो गया, ये सबसे लीस्ट हो गया। यदि हम ऊपर वाली सीरीज के अकॉर्डिंग इनको रीअरेंज के मतलब ऑर्डर में रखें तो क्या होगा, सी सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में ए है, उसके बाद में डी है, उसके बाद में ई है, और उसके बाद में बी है, और फिर एफ है, ठीक है। ये हो गया अपने पास रिएक्टिविटी ऑर्डर। ऐसे ही बात करें हम कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड, मोर कॉन्जुगेट, लेस कॉन्जुगेट की, ठीक है। तो यदि हम पहला एग्जाम्पल देखें तो पहले एग्जाम्पल में क्या है, ये क्या है, ग्रेटर कॉन्जुगेट है, मतलब हाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, हाई कॉन्जुगेट सिस्टम है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये लेस कॉन्जुगेट सिस्टम, क्या है, लेस कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ कंक्लूजन से क्या निकाल सकते हैं कि लॉन्ग कॉन्जुगेट सिस्टम होगा वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो ए और बी की बात करें तो क्या है, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ठीक है। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि क्या लिखा हुआ है कि मोर सब्स्टिट्यूएंट मोर रिएक्टिव। एक्चुअली में जो ये कंक्लूजन है ये एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन, क्या है, एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, जो ए है वो मोर रिएक्टिव है किससे, बी से, क्योंकि ए में क्या है, मोर सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, इसलिए वो मोर रिएक्टिव है। अब बात करते हैं हम डाइनोफाइल की, किसकी बात करते हैं हम, डाइनोफाइल की। तो डाइनोफाइल में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सीरीज है जिसके अंदर हमने फिर से वही बात कि ना कोई माइनस आई प्लस आई देखा गया है, ना कोई माइनस एम प्लस एम, कोई प्लस एम माइनस एम देखा गया है। ये एक विड्रॉइंग पावर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है। तो इनमें ऑब्जर्व किया गया जो NO2 ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज़्यादा है, और हाइड्रोजन का सबसे कम है। तो यदि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो इसमें हम देखें तो ए बी और सी डी में से किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है, NO2 का सबसे ज़्यादा है, तो डी क्या है, मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद में CHO और CHO और CHO ग्रुप और C डबल बॉन्ड और OR की बात करें तो CHO अपना यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, COR यहाँ पे कर रहा है, और जो C डबल बॉन्ड और OR कहाँ यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। यदि सीरीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑर्डर क्या होगा, डी के बाद में ए आएगा, ए के बाद में सी, और फिर बी, ठीक है। तो यदि जिसको भी ये सीरीज समझ में आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर समझ में आ गया किसी ग्रुप का, तो वो क्या कर सकता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर फाइंड कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड की। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, डी, सी, बी और ए, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया।
ठीक है, ये बात हमने कर ली। अब हम क्या करते हैं कि हम डाइन और डाइनोफाइल का क्या है पेयर बना के फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर का पता करें कि कौन सा रिएक्टिव मोर रिएक्टिव होगा, कौन सा लेस रिएक्टिव होगा। तो हमने क्या किया, ये एक एग्जांपल लिया, इसमें क्या है पेयर ऑफ डाइन और डाइनोफाइल है। तो ए बी और सी डी में से यदि हम काउंट करें कि सब्सटीट्यूट, तो इसमें ए में कितने टोटल सब्सटीट्यूट है, 1 और 2, कितने हैं 2। ऐसे ही बी में बात करें तो कितने हैं 1 और 2, जबकि सी में कितने हैं 1 2 एंड 3। डी में कितने हैं अपने पास 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कितने हैं 4। और हमें ये भी पता है कि जो डाइन है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए और डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो वो ये चारों के चारों एग्जाम्पल इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें पता है कि मोर सब्सटीट्यूएंट, तो डी कौन से, डी में सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है, तो डी सबसे पहले आएगा, फिर क्या होगा सी। अब ए और बी की बात करें तो हमें पता है कि जो OMe है, OMe है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या है, CH3 से ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पावर क्या है, CH3 से ज़्यादा है। तो मतलब OMe पहले आएगा, तो मतलब फिर क्या होगा, A आएगा और फिर B आएगा। तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं, रीजियो सिलेक्टिविटी। बाय डेफिनेशन देखा जाए तो रीजियो सिलेक्टिविटी इज द प्रेफरेंस ऑफ वन डायरेक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, मेकिंग और ब्रेकिंग ओवर ऑल अदर पॉसिबल डायरेक्शन। डेफिनेशन से हमें कुछ समझ में आए या नहीं आए, हम इसको डायरेक्ट समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो रीजियो सिलेक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, यदि हमारे कोई रिएक्शन में कोई दो टर्मिनल है, उनमें से कौन सा टर्मिनल रिएक्ट करेगा, या तो ए करेगा या बी करेगा। ठीक है, उनमें से जो रिएक्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम रीजियो सिलेक्टिविटी बोल सकते हैं। मतलब हमें ये डिफाइन करना है कि कौन सा टर्मिनल रिएक्ट करेगा, उसी को हम रीजियो सिलेक्टिविटी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अब तक हमने पढ़ा, या तो हमारे पास क्या था, जो डाइन था वो सिमेट्रिकल था, या अपने पास डाइनोफाइल सिमेट्रिकल था। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की, जिसके अंदर क्या है, पहले दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, उनमें क्या है, जो डाइन है या डाइनोफाइल है वो सिमेट्रिकल है और अनसिमेट्रिकल है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। तो पहले में यदि मैं प्रोडक्ट फॉर्म करूँ तो मेरा कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा, और इसमें ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बात करूँ मैं सेकेंड की, उससे पहले मैं एक बात और करना चाहता हूँ। यदि मैं डाइन को रोटेट कर दूँ, और मैं कुछ ऐसा कुछ लिख दूँ, ठीक है, अब मैं रिएक्शन करवाऊँ डाइनोफाइल के साथ, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा अपना ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 थी। ठीक है, और अपने पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो एक्चुअली बेसिकली ये दोनों सेम प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों क्या है, सेम प्रोडक्ट। ऐसा ही सेकंड केस में देखें तो सेकंड केस में क्या होगा कि ये इधर से अटैक करेगा, ये कुछ ऐसे अटैक करके ये क्या होगा, ये ब्रिज हेड में चला जाएगा और ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा। बट इसके केस में क्या होता है कि जो CO2 निकल जाता है एट द एंड, CO2 रिमूव हो जाता है, ये क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है, और ये क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करके इसको रिमूव कर देता है। मतलब CO2 निकल जाता है और एट द एंड क्या होता है, कुछ एरोमेटिक प्रोडक्ट होता है। तो एरोमेटिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें एक ये बनता है। यदि हम रोटेट करके बनाएंगे तो भी क्या बनने वाला है, ये रोटेट करके बनाएंगे तो ये वाला बनने वाला है। ठीक है, जो दोनों सेम है, क्योंकि अपने पास कोई और अदर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है, ये बात कर ली हमने फर्स्ट और सेकंड की। तो मतलब यदि अपने पास सिमेट्रिकल डाइन और डाइनोफाइल हो। अब बात करते हैं कि नॉन सिमेट्रिकल डाइन हो या डाइनोफाइल हो और सब्स्टिट्यूट अलग अलग हो, मतलब डाइन और डाइनोफाइल पे अदर सब्स्टिट्यूएंट हो, तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कौन सा नहीं होगा। यदि हम बात करें डाइनोफाइल में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो इसमें क्या है, दो डाइनोफाइल है। कौन कौन सा, एक ये डाइनोफाइल है अपने पास और एक ये डाइनोफाइल है। ठीक है, अब हम इस सीरीज से ये पता लगा सकते हैं कि CHO का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावर क्या है, ज़्यादा है किससे, CH3 से। तो इसका मतलब प्रोडक्ट किस साइड से फॉर्म होगा, प्रोडक्ट अपना फॉर्म होगा
CHO की साइड से। किस साइड से फॉर्म होगा? CHO की साइड से, ठीक है। प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा? कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसमें क्या डिसाइडिंग फैक्टर था? जिसका जितना ग्रुप मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है उसी तरफ से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक। फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो एक OCH3 ग्रुप है और एक CH3 ग्रुप है। अब हमें पता है कि OCH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या है? OCH3 का ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? अपने CH3 के। लेकिन अपने हमें पता है कि क्या होना चाहिए, डाइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करूँ तो क्या होगा? CH3 का पावर क्या होगा? OCH3 से ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? OCH3 से ज़्यादा होगा। तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो OCH3 है साइड प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, अपना प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 के साइड से। किसके साइड से होगा? CH3 के साइड से, ठीक है। ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ऐसे ही बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ में हमने सीरीज में देखा कि जो CHO है, CHO का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किससे ज़्यादा है? Cl से ज़्यादा है। तो मतलब प्रोडक्ट कहाँ किधर से फॉर्म होने वाला है? CHO से। तो इसका मतलब क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जिस जिस बंदे को यदि जो वो टेबल याद है तो वो क्या होगा? हो गया उसके 20% क्वेश्चन इजीली में सोल्व हो गए, ठीक है। तो कुछ ये ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, ठीक है। ये बात कर ली हमने फिफ्थ क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हम कि रेडियो सिलेक्टिविटी को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला देखा तो हम बोल रहे थे कि ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। क्या हो रहा था? कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। और इसको देखें, यदि हम डाइनोफाइल को रोटेट करें और ऐसे लिखें तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम कैसे डिफाइन करें? अब बात आती है रेडियो सिलेक्टिविटी की कि हम कैसे डिफाइन करें कि कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो इसके केस में क्या है? ये दोनों ऑर्थो है और इसके केस में क्या है? ये दोनों एक दूसरे के मेटा है। क्या है? मेटा है। तो अब कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है? अब हम इसको चार सेपरेशन से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या था? ये कुछ डाइन थी और ये अपने पास कुछ डाइनोफाइल था। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर की तो क्या करेगा? जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करते हुए एट द एंड कौन से टर्मिनल पे रहेगी? इस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई रहेगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज फॉर्म हो रहा होगा? नेगेटिव। ऐसे ही बात करें CHO की, तो इस CHO में क्या होगा कि जो ये वाला बॉन्ड है ये इधर मूव करके ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा। तो कौन सा रीअरेंजमेंट होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। अब क्या होगा? जो नेगेटिव और पॉजिटिव जितने एक दूसरे के क्लोज रहेंगे उतने ही बेटर ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो यदि मैं इसको इस फॉर्म में रखूँ तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो कुछ ऐसे फॉर्म होने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यदि मैं इसको डाइनोफाइल को यदि चेंज करके यदि मैं ऐसे लिखूं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करें और यहाँ पे क्या होगा? ये कुछ अपना डाइन था वो ऐसा था। तो अब अपना नेगेटिव चार्ज कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन है वो क्या होगा? अपना पास लेस होगा और हम बोल सकते हैं बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। जो इससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था वो कौन सा था अपने पास? इससे प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला था वो अपने पास था कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कभी फॉर्म नहीं होता, हमेशा ये ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये बात कर ली हमने किसकी? एक केस 1 की। केस 2 में बात करते हैं हम कि हमारा जो सब्सटीट्यूएंट है वो क्या है? अपने C2 पे है। ये क्या था? अपने C1 था, ये C2, ये C3, ये C4, एक्चुअली में C2 ये है। तो मतलब जो सब्सटीट्यूएंट है वो क्या अपना C2 पे है, ठीक है।
तो इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, अपने यदि रेजोनेंस करवा के देखें तो क्या होगा, रेजोनेंस करवा के देखें तो क्या होगा, जो ये वाला टर्मिनल है, कौन सा, ये वाला टर्मिनल है, इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। और हमें पता है डायनोफाइल में कौन सा था, डायनोफाइल में कौन से टर्मिनल पे था, इस टर्मिनल पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। यदि हम इसको ऐसे देखें तो इनके बीच में क्या होगा, बहुत ज़्यादा गैप हो गया। यदि मैं इस डायनोफाइल को रोटेट कर दूँ, क्या कर दूँ मैं, रोटेट कर दूँ, अब क्या आ गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, मतलब बेटर ओवरलैपिंग होगी, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हुआ, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, मतलब ये क्या है, पेरा है, ठीक है। यदि इसकी बात करें, यदि इसकी बात करें तो क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। यदि इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो ये क्या है, मेटा है, मेटा है। तो ये वाला प्रोडक्ट कभी नहीं बनता, ये वाला प्रोडक्ट कभी नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है वो होता नहीं है, ठीक है। ये बात कर ली हमने केस 1 और केस 2 की, ठीक। अब मूव करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स की तरफ, कि हमें कैसे पता चलेगा और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इनको एक तरह से हम समराइज कर सकते हैं, कैसे, जो अपने पास था कि इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो हम यहाँ पे पहले कंक्लूड निकल कर लेते हैं कि जो क्या है, कि यदि अपने पास सब्स्टिट्यूएंट 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 यदि अपने पास C1 पे है, तो अपने पास कौन सा बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। यदि अपने पास सब्स्टिट्यूएंट किस पे है, C2 पे है, तो अपने पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पेरा बनेगा, जो हमने मैकेनिज्म से देख लिया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन से देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन से देख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपने पास यहाँ पे कौन सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है, C1 पे है, कौन से पे, C1 पे है, ठीक है। तो C1 के करस्पॉन्डिंग जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है डायनोफाइल का, वो कौन क्या होना चाहिए, ऑर्थो होना चाहिए, डायरेक्ट ट्रिक, डायरेक्ट ट्रिक है। तो ये क्या हो गया, CN, ये क्या है, ऑर्थो, ठीक है। बात करें सेकंड की, तो सेकंड में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कौन से पे है, C2 पे है, तो C2 के करस्पॉन्डिंग जो डायनोफाइल का सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ होना चाहिए, पेरा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, पेरा होना चाहिए। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा, तो मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, और इसमें हमें कैसे लिखना पड़ेगा, इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, C1 ऑर्थो, C2 पेरा, ठीक है। ये बात कर ली। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जो OMe ग्रुप है, OMe ग्रुप कहाँ पे है, C2 पे है, OMe ग्रुप कहाँ पे, C2 पे, C2 पे हमें क्या होता है कि पेरा बनेगा, ठीक है। तो यदि हम प्रोडक्ट फॉर्म करें तो ये क्या अपना ब्रिजेड कार्बन था, ठीक है। ये अपने पास क्या है, OMe, और जो CHO है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये एक दूसरे क्या है, ये पेरा है, क्या है, पेरा है, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में पहले हमें डिसाइड करना है, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि किसके करस्पॉन्डिंग में ऑर्थो बनेगा और किसके करस्पॉन्डिंग पेरा बनेगा, ठीक है। तो जो OMe ग्रुप है, हमने देखा था कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा थी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, तो मतलब कहाँ पे, यहाँ पे मोर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, मोर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होगा। डायनोफाइल का पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो अब हम कंक्लूड करके क्या बोल सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हमें ऑर्थो और पेरा देखना है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या देखना है, ऑर्थो एंड पेरा, क्या देखना, ऑर्थो एंड पेरा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका ज़्यादा है, OMe का है, तो OMe के करस्पॉन्डिंग क्या देखेंगे हम, प्रोडक्ट में डायनोफाइल का सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, CHO, ये क्या है, एक दूसरे के ऑर्थो है, मतलब OMe क्या है अपने पास, C1 पे है, OMe क्या है, C1 पे है, तो NO2 कौन से, जो CHO ग्रुप है वो कहाँ पे होगा, ऑर्थो होगा, ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग टू OMe ग्रुप, ठीक है। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में हमें पता है कि अभी देखा कि हमें OMe का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा था, तो मतलब क्या होगा, जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है, OMe है। तो OMe के करस्पॉन्डिंग जो ये CHO ग्रुप है वो कहाँ पे रहेगा अपने अभी, क्योंकि OMe क्या है अपने पास C2 पे, और C2 पे कौन सा देता है अपने पास, पेरा,
तो मतलब क्या होगा कि जो OMe के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट में CHO की पोजीशन होगी वो क्या होनी चाहिए, पैरा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये पैरा होगी, ठीक है, पैरा। तो बात करते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ में देखते हैं हम कि पहले हमारे डाइन का डिसाइडिंग फैक्टर था OMe। अब बात करते हैं डाइनोफाइल की। तो डाइनोफाइल में हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, NO2 ग्रुप क्या था अपने पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज़्यादा था। एंड यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो NO2 का ज़्यादा था किससे, CHO से। तो मतलब कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, NO2। तो NO2 क्या करेगा, OMe के कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, ऑर्थो होना चाहिए, क्योंकि जो NO2 ग्रुप है ये क्या करेगा, यहाँ पे मोर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा होगा रेजोनेंस से, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, NO2 ग्रुप क्या होना चाहिए अपना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो रहा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डाइनोफाइल को रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो OMe है उसके करस्पॉन्डिंग NO2 क्या होना चाहिए अपना, OMe के करस्पॉन्डिंग NO2 क्या होना चाहिए अपना, ऑर्थो होना चाहिए, ठीक है। ये बात कर ली हमने सिक्स्थ एग्जाम्पल की। ऐसे ही सिमिलर है, यदि OMe अपने सेकंड पे है तो क्या होगा, NO2 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरा होंगे, C2 पैरा होगा, ठीक है। तो जो ये OMe है और ये NO2 है क्या होंगे, एक दूसरे के पैरा होंगे, ठीक है। ये बात हमने देख ली, ठीक। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डाइन में जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो ग्रुप अटैच्ड है उसके करस्पॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट डिसाइड करना है, और जो डाइनोफाइल में मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट डिसाइड करना है, ठीक है। ये बात कर ली हमने डाइन और डाइनोफाइल की, ठीक। अब आते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या बात होती है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली एग्जाम में डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, तो उसमें क्या होता है एक दो स्टेप और भी इंक्लूड रहती है। तो इसकी बात करें तो हमें हमारे पास ये कौन सा सिस्टम है, C2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है। और C2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो मतलब जो ये वाला ग्रुप है जो डाइनोफाइल पे अटैच्ड ग्रुप है वो क्या रहेगा, पैरा रहेगा। तो हम प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये वाला ये कार्बन है, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, OTMS हो गया, और ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, C2 था तो C2 क्या देगा, पैरा देगा। C1 क्या देता है, ऑर्थो देता है, ठीक है। ये बात कर ली। अब बात करते हैं कि हाइड लाइक वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, जो OTMS है वो हाइड्रोलिसिस होकर क्या होगा, फॉर्म कर देगा, डिप्रोटोनेट हो जाएगा, वो डिप्रोटेक्टेड हो जाएगा, और क्या होगा ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे, क्योंकि ये ब्रिजेड कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH फॉर्म हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो यदि हम पहले इसको देखें तो ये क्या हो सकता है, कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो सकता है। कीटोइनॉल फॉर्म में यदि चेंज करें इसको हम, तो ये क्या है, ये इसकी कीटोन फॉर्म, क्या है, कीटोन फॉर्म है। अब हमें पता है जो NaBH4 है, जो NaBH4 क्या करता है, कीटोन को तो रिड्यूस करता है लेकिन इसको रिड्यूस नहीं करता। मतलब अब प्रोडक्ट में कौन सा बॉन्ड रिडक्ट, कौन से बॉन्ड का रिडक्शन होगा, ये वाला तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो इधर एस्टर वाला जो OR है, एस्टर वाला कार्बोनिल ग्रुप है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम देख सकते हैं दो ग्रुप है, एक 1 पे है और एक 3 पे है। मतलब इसको यदि 1 प्राइम बोले 2 प्राइम बोले तो यहाँ से क्या है, ये 1 है ये 2 है, मतलब 2 प्राइम पे है और 1 पे है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि OTMS और OCH3 में से डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यदि OCH3 1 पे है तो हमें पता होना चाहिए कि OCH3 के करस्पॉन्डिंग जो CHO ग्रुप है, जो CHO ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, ऑर्थो होना चाहिए। और OTMS के करस्पॉन्डिंग जो, क्योंकि ये C2 पे है तो C2 के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, पैरा होना चाहिए। और जो ये वाला है वो C1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, ये ऑर्थो होना चाहिए, ठीक है। यदि प्रोडक्ट फॉर्म करें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट फॉर्म करें तो अपने पास यदि हम ऐसे अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, OTMS के करस्पॉन्डिंग CHO चला जाएगा, वो क्या क्या चला जाएगा, वो मेटा चला जाएगा, क्या चला जाएगा, मेटा चला जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको यदि इसकी रिएक्शन यदि हम
इससे करवाएं वापस, तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, कुछ जो अपने ये था इधर, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो अपना प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। ये OTMS यहाँ पे था अपना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, और CH3 यहाँ था, ये CHO यहाँ पे था, ठीक है। तो अपने पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो इसमें देख सकते हैं ये दोनों ग्रुप क्या है एक दूसरे के, और तो है, और हमें पता था कि OCH3 के कोरस्पॉन्डिंग CHO ग्रुप क्या होना चाहिए, और तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि OCH3 किस पे है, C1 पे है, C1 पे है, तो जो डाइनोफाइल का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, और तो होना चाहिए। और C2 पे है, मतलब C2 प्राइम या C2 पे है, तो क्या होना चाहिए, पेरा होना चाहिए, और ये एक दूसरे के पेरा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है अपना, वो सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या होगा, जो अपना जो OCH3 ग्रुप है, जो अपना OCH3 ग्रुप है, वो क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना CHO ग्रुप है, ठीक है। अब क्या करेगा, जो वाटर है, वाटर क्या करेगा, इस पर ट्राईमिथाइल सिलेन पे अटैक करेगा, और ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके कुछ ऐसे मूव करेगा, और लास्ट में क्या करेगा, CH3OH निकल जाएगा, ठीक है, CH3OH निकल जाएगा। तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब हमें पूछा था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल टाइप में पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फाइंड आउट द डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन इन द प्रोडक्ट, तो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये बात कर ली हमने डाइन एंड डाइनोफाइल की और रीजियो सिलेक्टिविटी की, मतलब कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा एंड पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ऐसे ही हम मूव करते हैं बेंजाइन की तरफ। बेंजाइन भी क्या है, एक डाइनोफाइल की तरह काम में ली जाती है। बेसिकली एक ट्रेपिंग ग्रुप होता है, मतलब ट्रेपिंग बोल सकते हैं हम डाइनोफाइल। तो अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि लाइक मैग्नीशियम के करस्पॉन्ड प्रेजेंस में जो ये वाला सबस्ट्रेट है वो क्या करेगा, ग्रिग्नार बनाएगा, MgBr बनाएगा, और इसके बाद में यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म होगा, और ये पार्टिसिपेट करके इधर इधर इसको फ्लोरीन को रिमूव कर देगा, तो बेंजाइन फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम सेकंड की बात करें, यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, तो इसमें क्या होगा, जो पहले NH2 ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में ये यहाँ से नेगेटिव मूव करके ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो -CO2 हो जाएगा, -N2 हो जाएगा, तो बेंजाइन फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल में बेंजाइन फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है जिसके द्वारा हम बेंजाइन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की कि हमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि हमें पता था OCH3 था और TMS था, तो इसमें क्या है, अपने पास डाइनोफाइल का सिमेट्रिकल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हम इसकी रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये 6 मेंबर पहले था, और ये कुछ ऐसे फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हमने देखा था H+ और वाटर की प्रेजेंस में क्या हुआ था, H+ और वाटर की प्रेजेंस में क्या हुआ था कि जो ये OCH3 ग्रुप था वो हाइड्रोलिसिस हो गया था, मतलब प्रोटोनेट हो गया था इसका, तो प्रोटोनेट हो गया था, और एट द एंड क्या हुआ था, जो वाटर था वो TMS पे अटैक करके कुछ ऐसे बॉन्ड मूव करके ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया था, ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। ये बात कर ली हमने। अब ये क्या है अपने पास, ये क्या है, कीटोन फॉर्म में। यदि हम इसको इनोल फॉर्म में बदलें, इनोल फॉर्म में बदले, तो क्या होगा अपने पास, कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा, और ये क्या होगा अपने पास, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन इन द प्रोडक्ट, लाइक हाउ मेनी विल बी देयर। तो वी कैन कैलकुलेट लाइक हाउ मेनी इज देयर। सो इन दिस केस वी हैव टू काउंट फॉर द रिंग एंड फॉर द डबल बॉन्ड, ओके। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, हम थोड़ा सा स्पेशल केस पढ़ते हैं। तो हम पहले तो हमें पता है कि डाइन और डाइनोफाइल रिएक्ट करके क्या होगा अपने पास, साइक्लिक प्रोडक्ट दे देगा। और पहली बात एक ये है कि यदि हमारे पास यदि कोई ब्रिज हेड में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यदि कोई एटम लगा हुआ है, तो हम एक्चुअली में ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो SO2 ग्रुप है,
जो SO2 ग्रुप है वो क्या है अपने पास ऐसे है, ठीक है। और प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा था अपना पास, ऐसे कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, ठीक है। अब क्या होता है ऐसे ग्रुप में, जो ये बॉन्ड है, जो ये वाला बॉन्ड है, कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है, ये क्या ब्रेक हो जाते हैं। कैसे ब्रेक हो जाते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर पार्टिसिपेट करता है, ये वाला बॉन्ड इधर मूव करता है, और एट द एंड ये वाला बॉन्ड इधर मूव करके ये क्या करते हैं, एक एरोमेटिक एरोमेटिक प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। ऐसे ही बात करूँ मैं इसकी, मतलब 1 की बात करें, 2 की बात करें, तो 1 में क्या होगा, 1 में क्या होगा अपने पास प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, यदि साइक्लिक प्रोडक्ट की बात करें, ये क्या है अपने पास डाइन की तरह हम काम में ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म करें तो ये क्या था अपने पास, ये ऐसा पार्टिसिपेट करके ऐसे कुछ, ये कुछ अपने पास साइक्लिक प्रोडक्ट बनाया। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ये इधर मूव करके इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर रोटेट करेगा, और ये वाला बॉन्ड इधर मूव करके क्या करेगा, -CO2 करके एरोमेटिक प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, क्या कर देगा, एरोमेटिक प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। ऐसे ही इसके केस में क्या होगा, -N2 होगा, और ये भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये बात हमने आज बेंजाइन तक की है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री की, कि हम कैसे स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन कर सकते हैं डाइन और डाइनोफाइल से स्टार्ट करके, ठीक है। तो ये बात करने वाले हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।